गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोर्ट्स को। आज हम बंदरगाहों को पढ़ेंगे। पहले हम मैप में इनकी लोकेशन को देखेंगे और इसके बाद हम पोर्ट से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, सबसे बिजिएस्ट पोर्ट कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है, सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट कौन सा है, तो इनके फैक्ट्स को हम जानेंगे बाद में। और हम मंत्रालय को भी, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मंत्रालय जो है, इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को। और हम ये फैक्ट भी जानेंगे कि हमारे ट्रेड का, हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कितना प्रतिशत भाग जो है वो इन्हीं पोर्ट्स, इन्हीं बंदरगाहों के थ्रू होता है। तो सारे फैक्ट्स जानेंगे, डिटेल बाद में। पहले हम लोकेशन देखेंगे मैप के अंदर। मैप से एक तो आपको तुरंत ये याद हो जाएगा कि कौन से पोर्ट्स, कौन से बंदरगाह हमारे पश्चिमी तट पे हैं, वेस्टर्न कोस्ट पे हैं, और कौन से बंदरगाह ईस्टर्न कोस्ट पे हैं, पूर्वी तट पे हैं। तो सबसे पहले लोकेशन को जानेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हमारे लिए 12 प्रमुख बंदरगाह हैं और इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछे भी गए हैं। तो सबसे पहले 12 प्रमुख बंदरगाहों में हम स्टार्ट कर रहे हैं वेस्टर्न कोस्ट से, पश्चिमी तट से। सबसे पहले गुजरात में कांडला बंदरगाह, यहाँ पे कच्छ की खाड़ी में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है कांडला पोर्ट, जिसका नाम अब कर दिया गया है दीनदयाल पोर्ट। तो दोनों नाम ध्यान रखने हैं, पुराना नाम था कांडला पोर्ट, अब नाम कर दिया गया है दीनदयाल पोर्ट। इसके बाद महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर 2 पोर्ट हैं, और 2 पोर्ट का मतलब हम बात करें, देखिए छोटे बड़े पोर्ट तो 200 से भी ज़्यादा हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं मेजर पोर्ट्स की। हम 12 प्रमुख बंदरगाहों की बात कर रहे हैं। तो उन 12 में से 2 पोर्ट, 2 बंदरगाह हैं महाराष्ट्र के अंदर। एक तो है मुंबई पोर्ट, जो कि इंडिया का सेकंड ओल्डेस्ट पोर्ट है, हमारे भारत का दूसरे नंबर का सबसे पुराना बंदरगाह है। सबसे पुराना तो ईस्टर्न कोस्ट पे जो स्थित है कोलकाता, जिसका नाम अब कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो यहाँ पे मुंबई पोर्ट जो कि सेकंड ओल्डेस्ट पोर्ट है, इस मुंबई पोर्ट पे बहुत ज़्यादा भार होने के कारण, इसके ट्रैफिक को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने के कारण यहाँ पे एक और पोर्ट का निर्माण किया गया, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इसे नेहवा सेवा पोर्ट भी कहा जाता है। इस स्थान के नाम के कारण इसे नेहवा सेवा भी कहा जाता है। इसका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो 2 पोर्ट हैं, मेजर पोर्ट्स में से 2 पोर्ट महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, एक मुंबई, एक जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद गोवा में यहाँ पे है मरामागाओ पोर्ट। ये आपको गोवा स्टेट दिखाई दे रहा है, ये है गोवा, और यहाँ पे है मरामागाओ। इसके बाद है कर्नाटका में न्यू मंगलुरु पोर्ट, जिसे गेटवे ऑफ कर्नाटका भी कहा जाता है, न्यू मंगलुरु पोर्ट। यहाँ पे ये स्थित है न्यू मंगलुरु। इसके बाद केरल के अंदर है कोचीन पोर्ट। अब इनके फैक्ट्स को भी हम जानेंगे, पहले हम इनका मैप देख रहे हैं। कोचीन पोर्ट जो कि केरल के अंदर है। अब हम बात करते हैं ईस्टर्न कोस्ट की, पूर्वी तट की। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कितने मेजर पोर्ट्स हैं हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे, पश्चिमी घाट पे, तो वो हैं 6। कौन कौन से? कांडला, जवाहरलाल नेहरू, मुंबई पोर्ट, मरामागाओ पोर्ट, न्यू मंगलुरु पोर्ट और कोचीन पोर्ट। तो 6 हैं हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे, बिल्कुल इक्वल डिवाइड हैं ये। 6 हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे हैं, 6 ईस्टर्न कोस्ट पे हैं, 6 पश्चिमी तट पे, 6 पूर्वी तट पे। अब पूर्वी तट को हम दक्षिण से स्टार्ट करें तो यहाँ पे आपको तमिलनाडु में दिखाई दे रहा है तूतीकोरिन पोर्ट। तूतीकोरिन का नाम बदलकर कर दिया गया है वीओ चिदम्बरम पोर्ट, स्वतंत्रता सेनानी के चलते। हम जानेंगे इस स्टोरी को भी। यहाँ पे आपको तूतीकोरिन, जिसका नाम वीओ चिदम्बरम पोर्ट है। इसके बाद तमिलनाडु में ही यहाँ पे स्थित है चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट जो कि आर्टिफिशियल पोर्ट है। इसके अलावा एन्नोर पोर्ट, जिसे कामाराजार पोर्ट भी कहते हैं। तो तमिलनाडु वो स्टेट है जिसके अंदर 12 मेजर पोर्ट्स में से 3 पोर्ट विद्यमान हैं। 3 पोर्ट यहाँ पे हैं स्थित। एक तो है तूतीकोरिन, वीओ चिदम्बरम पोर्ट, दोनों नाम ध्यान रखने हैं आपको। इसके अलावा चेन्नई पोर्ट और एन्नोर पोर्ट, जिसको कहा जाता है कामाराजार पोर्ट। 3 पोर्ट हैं यहाँ पे। इसके बाद आंध्र प्रदेश में यहाँ पे विशाखापट्टनम पोर्ट है। उड़ीसा के अंदर यहाँ पे पारादीप पोर्ट है, और ये हमारे भारत का, हमारे कंट्री का सबसे ओल्डेस्ट जो पोर्ट है, सबसे पुराना पोर्ट, ओल्डेस्ट पोर्ट जो है वो है कोलकाता पोर्ट, जिसका नाम अब कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो ये 12 बंदरगाह हैं। इनके बारे में अब हम फैक्ट्स को जानते हैं और साथ साथ में इनके मैप को भी देखेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कांडला पोर्ट की। वेस्टर्न कोस्ट से स्टार्ट करते हैं, गुजरात से। कांडला पोर्ट जो है
इसका नाम दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है। इस पोर्ट को आज़ादी के बाद बनाया गया था। कारण क्या था कि जब तक भारत का डिवीजन नहीं हुआ था, यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट पोर्ट था कराची पोर्ट। कराची बंदरगाह प्रमुख बंदरगाह था, लेकिन जैसे ही भारत का विभाजन हुआ, डिवीजन हुआ, वो चला गया पाकिस्तान के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट पे एक पोर्ट की आवश्यकता थी, जिसके लिए यहाँ पे कांडला पोर्ट को बनाया गया था। 1950 के अंदर इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था। 1955 के अंदर इसे मेजर पोर्ट डिक्लेयर किया गया। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि पहले ये पूरा एक ही प्रांत था, गुजरात और महाराष्ट्र। मैप में देखते हैं, ये पूरा एक ही प्रांत था और ये कहलाता था बॉम्बे प्रांत। अब इसका जब डिवीजन हुआ तब 1961 में इसके डिवीजन के बाद में जब दो स्टेट एग्जिस्टेंस में आए, गुजरात और महाराष्ट्र, तब ये गुजरात में आ गया कांडला पोर्ट, जिसका नाम अब कर दिया है दीनदयाल पोर्ट। दीनदयाल बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, ये एक ज्वारीय बंदरगाह है, ये एक टाइडल पोर्ट है। टाइडल पोर्ट का क्या बेनिफिट होता है? तो ज्वारीय बंदरगाह यानी जब जब टाइडल आएंगी, टाइड्स आएंगे, जैसे ही ज्वार आएगा वैसे ही शिप को अंदर तक आने में मदद करेगा ये। तो इसलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर कोई बंदरगाह, अगर कोई पोर्ट ज्वारीय बंदरगाह है। तो ये टाइडल पोर्ट है, गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर गुजरात में ये स्थित है। कांडला का निर्माण 1950 के अंदर भारत की स्वतंत्रता के बाद वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत की सेवा करने के लिए मुख्य बंदरगाह के रूप में किया गया था। फिर 1955 में इसे मेजर पोर्ट डिक्लेयर किया था। यह कार्गो की मात्रा के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, कार्गो की मात्रा के हिसाब से। और ध्यान रखना है, यह सबसे बिजिएस्ट पोर्ट भी है। अभी हम मुंद्रा पोर्ट को भी देखेंगे, जो कि एक प्राइवेट पोर्ट है, वो प्राइवेट बंदरगाह है मुंद्रा पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट अगर साथ में आपको दिया जाए तो डेफिनेटली सबसे बिजिएस्ट पोर्ट मुंद्रा पोर्ट है। लेकिन अगर हम बात करें 12 बड़े प्रमुख बंदरगाहों की, तो इनमें सबसे बिजिएस्ट पोर्ट कौन सा है? वो है कांडला और अब दीनदयाल पोर्ट, क्योंकि नाम अब कर दिया गया है दीनदयाल पोर्ट। इट इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया बाय वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडल्ड। यहाँ पे कार्गो कंटेनर्स से रिलेटेड हमारे पास दो फैक्ट हैं, दोनों फैक्ट में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ध्यान क्या रखना है, कार्गो की मात्रा वॉल्यूम के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहां से हम क्या क्या हैंडल करते हैं? तो सॉल्ट को, नमक को, अनाज, कपड़े, मैंगनीज, रासायनिक उत्पाद, पेट्रोलियम, लोहा और इस्पात मशीनरी, स्टील मशीनरी, इनका हम यहां से हैंडलिंग करते हैं, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। कांडला आने के साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो नो डाउट है ही यहाँ से, और अनाज और नमक का हम एक्सपोर्ट करते हैं, नॉट इंपोर्ट हम करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। अब हम बात करते हैं वेस्टर्न कोस्ट के दूसरे बड़े बंदरगाह की, मुंबई बंदरगाह, मुंबई पोर्ट। यहाँ से हम टेक्सटाइल, मैंगनीज, मशीनरी, लेदर, केमिकल प्रोडक्ट्स जो हैं इनका आयात निर्यात करते हैं। यहाँ पे लोकेशन में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे है मुंबई पोर्ट, और इसके अलावा नवी मुंबई में बनाया गया है। इसी मुंबई पोर्ट के भार को कम करने के लिए यहाँ पे बनाया गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसे इस लोकेशन के नाते नहवा सेवा भी कह दिया जाता है। इस पोर्ट के अंदर, मुंबई पोर्ट में 3 एनक्लोज वेट डॉक्स हैं। डॉक्स किसे कहते हैं? आज बाकायदा हम कंटेनर की भी पिक्चर देखने वाले, इमेज देखने वाले हैं। कारण क्या है? ये बार बार हम बिजिएस्ट पोर्ट है या फिर कंटेनर हैंडलिंग में सबसे बड़ा पोर्ट है, तो आपको एटलीस्ट कंटेनर कितनी बड़ी साइज का होता है ये आपके इमेजिनेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, इस पोर्ट के 3 एनक्लोज्ड वेट डॉक्स हैं। अब इतना डिटेल में हम नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि आपसे नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा ड्राई डॉक, वेट डॉक, फिर ड्राई डॉक के अंदर भी डिवीजन क्या है। आप ये समझिए, डॉक किसे कहते हैं? डॉक कहते हैं जहां पे बंदरगाह पे जहां पे जहाज आकर के रुकते हैं। जैसे हमने डेफिनेशन की बात नहीं की अभी तक कि बंदरगाह किसे कहते हैं, क्योंकि ये इतना सिंपल है, जैसे आपको कभी भी बस स्टैंड की या रेलवे स्टेशन की या एयरपोर्ट की डेफिनेशन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका यूज आपको पता है। ठीक वैसे ही पोर्ट किसे कहते हैं, बंदरगाह किसे कहते हैं? तो तट या किनारे पे एक ऐसा स्थान जहां से जहाजों, जलयानों के द्वारा यात्रियों को और सामान को लाया ले जाया जाता है। तो जैसे बस स्टैंड होता है, जैसे रेलवे स्टेशन होता है, जैसे एयरपोर्ट होता है, वैसे ही बंदरगाह होते हैं, पोर्ट होता है ना, यात्रियों को भी और सामान को भी जहां से लाया ले जाया जाता है। तो परिवहन का ये साधन है। देखिए यहाँ पे क्या है, 3 वेट डॉक्स हैं और इनका नाम आपको याद रहना चाहिए। एक है प्रिंस डॉक, एक है विक्टोरिया डॉक और एक है इंदिरा डॉक।
ये तब और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आज हम चाबहार बंदरगाह को भी देखेंगे, क्योंकि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रणनीति के दृष्टि से हम देखें तो एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह जिसे डेवलप करने में भारत भी पूरी तरह से अपना पैसा, अपना वर्क वहां पे कर रहा है। तो क्यों आखिर हमने इस पोर्ट के डेवलपमेंट पे अपना पैसा लगाया है, क्यों भारत उस पोर्ट को डेवलप करना चाह रहा है, इस कारण को भी जानेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ईरान का एकमात्र बंदरगाह है चाबहार बंदरगाह, और उस बंदरगाह में भी भारत अगर इतना इंटरफेयर करेगा तो आप समझ सकते हैं उस देश का बंदरगाह है ना वो। तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा चाबहार ईरान ने भारत को दे दिया है, नहीं, वहां पे भी एक डॉक की फैसिलिटी हमें मिली है, यानी उस चाबहार पोर्ट में भी एक पर्टिकुलर, आप यूं समझिए, एक स्थान हमें दे दिया गया है। तो भारत उसे डेवलप भी कर रहा है और ये भारत के लिए ईज भी है। मिडिल ईस्ट एशिया के जो कंट्री हैं, मध्य एशिया के जो देश हैं, वहां तक हमारी एसेस के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तो हम जानते हैं कि कैसे रिलेशन रहते हैं हमारे पाकिस्तान के साथ, है ना, कोई स्टेबिलिटी तो है नहीं। तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि चाबहार बंदरगाह को हम लोकेशन में भी देखने वाले हैं और भारत क्यों उसे डेवलप कर रहा है इस बात को भी जानेंगे। लेकिन पहले हम उन 12 मेजर पोर्ट को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि 6 वेस्ट कोस्ट पे हैं और 6 पूर्वी तट पे हैं। तो अब हम तीसरा बंदरगाह देख रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसे मुंबई पोर्ट का ही कहीं ना कहीं उसका भार कम करने के लिए इसे बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या नेहवा सेवा बंदरगाह पनवेल के पास, ये नवी मुंबई में है। इसका निर्माण किया गया था 26 मई 1989 को। आप समझ सकते हैं आज़ादी के इतने साल के बाद की बात हो रही है। ध्यान क्या रखना है, ये है लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट। स्टार लगाना, बिजिएस्ट में और लार्जेस्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। बिजिएस्ट दीनदयाल कांडला पोर्ट है और लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट जो है, क्योंकि 56% यहां से कंटेनर हैंडलिंग होती है, तो यहां पे लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। कुल कंटेनरों का लगभग 56% हैंडल करता है। द पोर्ट हैंडल्स नियरली 56% ऑफ टोटल कंटेनर्स। तो टोटल कंटेनर का जो 56% यहाँ पे हैंडल कर रहा है, तो डेफिनेटली ये क्या है, लार्जेस्ट पोर्ट है। दुनिया के शीर्ष 30 बंदरगाहों में इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड टॉप 30 पोर्ट्स जो हैं, उनमें ये हमारा शामिल है। कौन सा, जवाहरलाल नेहरू। इसे कहा जाता है, अब किंग और क्वीन दोनों ही आपको ध्यान रहने चाहिए। जवाहरलाल नेहरू को किंग कहा जाता है, किसका, किंग पोर्ट ऑफ अरेबियन सी, अरब सागर का किंग पोर्ट कहलाता है। ये राजा है ये बंदरगाह, तो राजा है तो डेफिनेटली रानी भी होनी चाहिए, है ना। कहानी तो हमेशा से सुनते आए हो ना, एक राजा था एक रानी थी, तो डेफिनेटली क्वीन भी है। कोची पोर्ट को क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है। वो क्या है, अरब सागर की रानी है कोचिन पोर्ट। उसको डिस्कस करते समय भी स्टार लगा लेंगे ताकि आपको ध्यान रहे। अब यहाँ से हम क्या क्या हैंडल करते हैं, तो टेक्सटाइल, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, कारपेट्स, मशीनरी और वेजिटेबल ऑयल, ये हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको हैंडल करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए इमेज है स्पेशली, ताकि आपको ध्यान रहे कि किस तरह से शिप के थ्रू इन कंटेनर्स को लाया ले जाया जाता है। और जब हम ये फैक्ट डिस्कस करेंगे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कितना प्रतिशत, यानी ट्रेड का कितना परसेंट हम इन पोर्ट्स के थ्रू करते हैं, तो वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको आइडिया रहना चाहिए कि इतना बल्क में, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में, इतने ज़्यादा नंबर ऑफ कंटेनर्स किसी और परिवहन के साधन के थ्रू यदि ले जाए जाएं, लाए जाएं, तो डेफिनेटली कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है और इसके अलावा एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी नहीं रहते। तो दोनों ही कारणों से, एक तो सस्ता परिवहन है, बहुत ही चीप रहता है, और दूसरा एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी कंपेरेटिव टू अदर ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा है। तो इसीलिए यहाँ पे ये फोटो, ये इमेज दी गई है आपको कि आपको शिप पे यहाँ पे कंटेनर्स दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे हो सकता है आपको कंटेनर की साइज थोड़ी सी छोटी लग रही हो। ये इतने छोटे कंटेनर होते नहीं है, इनके लिए क्रेन की आवश्यकता होती है। अब इसीलिए यहाँ पे ये कंटेनर्स जो शिप के अंदर रखे गए हैं, और यहाँ पे एक कंटेनर को ले जाया जा रहा है ट्रक के द्वारा। तो वो इसीलिए कि आपको इस ट्रक पे, अब इस ट्रक की साइज भी आपको दिखाई दे रही होगी, अदरवाइज खुद से भी गूगल करके देख लेना कि इनकी साइज कितनी बड़ी होती है। यहाँ पे फिर से एक इमेज है कि किस तरह से ट्रक पे इन कंटेनर्स को जो है वो रखा जाता है क्रेन के थ्रू। अब हम बात कर लेते हैं गोवा के पोर्ट मरामगाओ की, जिसको टूरिस्ट प्लेस भी कर दिया है, टूरिज्म के लिए भी कर रखा है। देखिए 1964 के अंदर
क्योंकि हम जानते हैं गोवा जो है वो पुर्तगालियों के अधीन था। भारत के आज़ाद होने के बाद भी हमें और वर्ष लग गए थे गोवा को अपने अधीन लेने में। 19 दिसंबर 1961 में जाकर के भारत के अधीन हुआ था गोवा भारत में शामिल हुआ था। इसके बाद में 1964 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने मरामागाओ पोर्ट को डिक्लेयर किया था एज ए मेजर पोर्ट, प्रमुख बंदरगाह घोषित किया था। मरामागाओ बंदरगाह जो है ये जुआरी नदी, अब क्योंकि रिवर्स को हम डिस्कस करके आ चुके हैं और आज की क्लास में देखिए, ज्योग्राफी की क्लास हो, हिस्ट्री की हो, पॉलिटी की हो या फिर इकोनॉमिक्स की, हमेशा एक क्लास के फैक्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह जरूर काम आते हैं। तो आप जब भी कभी कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, कोशिश ये किया करो कि उस टॉपिक को एक कंप्लीट सेंस में आप कंप्लीट करो, यानी कंप्लीट उसे पढ़कर ले जाओ, क्योंकि वो फैक्ट आपके कहीं ना कहीं दूसरे सब्जेक्ट में या दूसरे टॉपिक में काम में आते हैं। आज हम हुगली रिवर को भी देखेंगे, आज हम महानदी को भी देखने वाले हैं, क्योंकि हम कोलकाता, पारादीप दोनों ही पोर्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो नदियां जो कि हम डिस्कस करके आ चुके हैं भाई, हमने सिंधु रिवर सिस्टम को, गंगा रिवर सिस्टम को, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को डिस्कस किया है बाकायदा। इसके अलावा हमने पेनिनसुलर इंडिया की भी रिवर्स को, हमने प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को भी डिस्कस कर लिया है। तो इंपॉर्टेंट क्लास है वो आपके लिए। तो यहाँ पे नदियाँ, अब नदियों का नाम आने के साथ बंदरगाह ध्यान रहने चाहिए, बंदरगाह के साथ नदियाँ ध्यान आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे मरामागाओ बंदरगाह जुआरी नदी, ये क्या है, ज्वारनद मुख पे स्थित है। तो ज्वारनद मुख, एस्चुरी किसे कहते हैं, ये हमने नदियों को डिस्कस करते समय पढ़ा है, एस्चुरी। तो यहाँ पे गोवा में ये बंदरगाह है। इट इज स्टार्टेड एज नेचुरल हार्बर। हार्बर भी किसे कहते हैं, हार्बर भी बंदरगाह को कहते हैं। आपने डेफिनेटली मूवी देखी होगी पर्ल हार्बर, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। और वहां पे आप अब खुद से बताएंगे कि कौन से वॉर के समय, कौन से वर्ल्ड वॉर के समय पर्ल हार्बर इंपॉर्टेंट था, किसने किस पे हमला किया, वो तो डिटेल में हम पढ़ते ही हैं, लेकिन पर्ल हार्बर कहाँ पे इंपॉर्टेंट था, इसीलिए एक मूवी भी बनी है उस पे, पर्ल हार्बर, कि जापान ने हमला कर दिया था, अमेरिका का है पर्ल हार्बर, तो उस पे हमला किया गया था। तो कौन से वर्ल्ड वॉर की वो बात है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। आजकल आपके लिए कुछ ना कुछ होमवर्क रहता है इन क्लासेस में, उसका कारण यही है कि आप कितने कंसंट्रेशन से पढ़ाई कर रहे हैं और क्या सच में आप उनका आंसर फाइंड आउट करके कमेंट सेक्शन में देते हैं क्या। ठीक है, तो एक तरह से आपकी सिंसियरिटी को चेक किया जा रहा है कि कितने सिंसियरली आप आंसर कर रहे हैं कमेंट्स के अंदर। ठीक है, देखिए, इट इज स्टार्टेड एज नेचुरल हार्बर इन 1885। कमेंट की कोई बात नहीं है, आप चाहें खुद से मन में भी सोच सकते हैं कि किसने किस पे कौन से समय में हमला किया था। कमेंट तो कहने के लिए कि आप थोड़ा सा एक्टिव फॉर्म में आ जाएं, है ना। देखिए, यहाँ से हम आयरन ओर को एक्सपोर्ट करते हैं, हम यहाँ से निर्यात करते हैं आयरन ओर का। न्यू मंगलुरु बंदरगाह, इसे गेटवे ऑफ कर्नाटका भी कहा जाता है। कहाँ पे है, कर्नाटक के अंदर है। अब यहाँ पे आपको लोकेशन में दिखाई दे रहा है, ये है गुरपुरा रिवर, और इस पोर्ट को पनाम्बुर बंदरगाह भी कहा जाता है। ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पोर्ट, ये है न्यू मंगलुरु पोर्ट, और ये ऊपर आपको पनाम्बुर बीच दिखाई दे रहा है। 4 मई 1974 को उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इसका इनॉग्रेशन करके आई थी। ये क्या है, डीप वाटर और ऑल वेदर पोर्ट है। डीप वाटर ऑल वेदर पोर्ट है, यानी सभी मौसम में ये खुला रहता है। इंपोर्ट यहाँ से करते हैं हम कार्गो का, कंटेनर्स का, टिम्बर और एलपीजी का। एक्सपोर्ट हम करते हैं ग्रेनाइट स्टोन का, कैश्यू का, काजू का, मैग्नीज का और कॉफी का, यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं जो पश्चिमी तट है उसके 6ठे नंबर के बंदरगाह की। 6th पोर्ट हमारा है, ये है कोचीन पोर्ट। अब कोचीन पोर्ट के साथ, क्योंकि हम झीलों को भी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है वेम्बानद झील, जो कि भारत की सबसे लंबी झील है। लेंथ वाइज हम देखें तो इंडिया की सबसे लेंथ वाइज सबसे लंबी जो झील है वो है वेम्बानद झील। और वेम्बानद झील को हमने झीलों को, लेक्स को डिस्कस करते समय पढ़ा था कि वल्लमकल्ली, नेहरू ट्रॉफी जिसके लिए दी जाती है, वल्लमकल्ली नौका दौड़ जो है, बोट रेस जो है, वो यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे आपको वेम्बानद कयाल में यहाँ पे कोचीन पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है। वेम्बानद झील को बहुत से कारणों से हमने याद किया था, ये वेटलैंड भी है। रामसर साइट्स जो घोषित की जाती हैं उनके थ्रू ये क्या है, वेटलैंड, आर्द्र भूमि भी घोषित किया गया है जो वेम्बानद झील है इसको। देखिए, कोचीन बंदरगाह जो है ये वेम्बानद कयाल के मुहाने पे है, केरल के अंदर है। वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1928।
कोच्चि बंदरगाह अरब सागर और हिंद महासागर के समुद्री मार्ग पर स्थित है और इसे कहा जाता है क्वीन ऑफ अरेबियन सी। तो किंग और क्वीन दोनों ध्यान रखना है। अरब सागर का राजा कौन है, कौन सा बंदरगाह है, और अरब सागर की रानी कौन है। यहां से हम टी, कॉफी, स्पाइसेस, अब देखिए जैसे ही बात आती है साउथ इंडिया की, जैसे ही हम बात कर रहे हैं केरल की, यहां से स्पाइसेस, मसाले जो हैं वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं मसालों का। उन्हीं मसालों के चलते तो हम जानते हैं कि हमारा देश कॉलोनी बना था, उपनिवेश बना था। उसी ट्रेड के लिए तो ये अंग्रेज आए थे, ये पोर्चुगीज आए थे। तो यहाँ पे टी, कॉफी और स्पाइसेस का हम क्या करते हैं, निर्यात करते हैं यहाँ से। अब हम बात करते हैं कोलकाता बंदरगाह, जिसका नाम अब है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। और हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे पुराने, ओल्डेस्ट पोर्ट की, सबसे पुराने बंदरगाह की। और कहाँ पे है, पूर्वी तट पे है। देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह, जिसका पुराना नाम था, हुगली नदी पे है ये और पश्चिम बंगाल में है। भारत का एकमात्र पोर्ट है जो कि रिवर राइन पोर्ट है। रिवर राइन पोर्ट किसे कहते हैं, कि जहां पे जा करके शोर ऑफ रिवर, यानी नदी जहां पे जा करके, नदी का किनारा आप कह सकते हैं, वहां पे ये बंदरगाह स्थित है। देश का सबसे पुराना बंदरगाह है। हल्दिया डॉक सिस्टम, यहाँ पे ट्विन डॉक सिस्टम है, 2 डॉक सिस्टम है। हल्दिया पोर्ट को भी कोलकाता पोर्ट से भार को कम करने के लिए बनाया गया था। यहाँ पे 2 डॉक सिस्टम है, हल्दिया डॉक सिस्टम और कोलकाता डॉक सिस्टम। जो कोलकाता डॉक सिस्टम है ये है लेफ्ट बैंक पे, जो हुगली नदी है, हुगली नदी के लेफ्ट बैंक पे है। लेफ्ट बैंक कह लीजिए या ईस्टर्न साइड में कह लीजिए, वहां पे है जो कोलकाता डॉक सिस्टम है। और इसके राइट साइड में क्या है, हल्दिया डॉक सिस्टम है। यहां से हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं, जूट का, टी का, कोल का, स्टील, आयरन और लेदर का। और इंपोर्ट हम करते हैं हैवी मशीनरी, क्रूड ऑयल, पेपर, फर्टिलाइजर, केमिकल प्रोडक्ट्स, इनका हम इंपोर्ट करते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंदरगाह है ये ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट है, ध्यान रखना है। ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट है। अभी हमने जान लिया रिवराइन पोर्ट किसे कहते हैं, तो ओनली रिवराइन मेजर पोर्ट हम बात कर रहे हैं। किसी भी फैक्ट को पढ़ते समय ये ध्यान रखना, हम सभी जो 200 बंदरगाह छोटे हैं और 12 प्रमुख बंदरगाह, हम सभी की नहीं, हम 12 प्रमुख बंदरगाहों में जो फैक्ट्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो मिक्स मत कर देना चीजों को। इसे पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया कहा जाता है इसे। यहां पे अब आपको दिखाई दे रही है महानदी, चिल्का झील। जैसे ही महानदी की बात आती है, जैसे ही चिल्का झील की बात आती है, ऑलिव रिडले कछुए की प्रजाति की बात आती है, वैसे ही आपको उड़ीसा स्टेट जो है वो ध्यान आ जाता है, ठीक है। अब यहां पे आपको दिखाई दे रहा है पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट जो है आज़ादी के बाद अगर पूर्वी तट पे बनने वाला जो पहला पोर्ट जो कि हमारी सरकार के द्वारा बनाया गया था वो था पारादीप पोर्ट, क्योंकि पूर्वी तट की बात हो रही है। पश्चिमी तट पे तो 1950s में स्टार्ट हो ही चुका था कांडला पोर्ट, है ना। तो पूर्वी तट की बात की जाए तो 1966 यहाँ पे पूर्वी तट पे सरकार की तरफ से इस पोर्ट को बनाया गया था। देखिए ऐसा नहीं है कि ये बंदरगाह अभी सरकार ने बनाने स्टार्ट किए या अंग्रेजों ने आकर के, हम जानते कोलकाता पोर्ट का यूज़ किया, इसके अलावा मुंबई पोर्ट का यूज़ किया, पुर्तगालियों ने मरामागांव पोर्ट का यूज़ किया। तो क्या ये बंदरगाह अभी आधुनिक भारत में ही काम में आने लगे हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। जब हम बात करते हैं लोथल की, सिंधु घाटी सभ्यता में, जब हम गुजरात के लोथल शहर की बात करते हैं, इसके अलावा अगर आपने मोहनजोदाड़ो मूवी देखी है, क्योंकि मूवीज़ का बहुत बड़ा रोल रहता है आपके फैक्ट को याद करने के अंदर। अगर आपने मोहनजोदड़ो मूवी जो है उसको देखा है तो डेफिनेटली आप इस बात को समझ पाएंगे, क्योंकि हम फैक्ट के तौर पे भी पढ़ते हैं, उस मूवी में भी दिखाया गया है कि किस तरह से सी रूट से ट्रेड होता था उस समय के अंदर। तो ये तो एंशिएंट टाइम से चल रहा है कि बंदरगाहों का यूज होता है। भाई सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ में ट्रेड करते थे, तो डेफिनेटली ये जो सी रूट्स हैं, ये जो जलमार्ग हैं, इनका यूज होता था। तो डेफिनेटली बंदरगाह पतन तो पहले भी थे, बंदरगाह पहले भी थे। बंदरगाह को क्या कहा जाता है? पत्तन भी कहा जाता है ना। तो यहाँ पे बंदरगाह, लेकिन अब प्रेजेंट में क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड के चलते डेफिनेटली इनका डेवलपमेंट और भी ज़्यादा जरूरी हो गया है। तो अभी हम मिनिस्ट्री को देखेंगे, मंत्रालय को, कि किस तरह से काम किया जा रहा है यहाँ पे। पारादीप बंदरगाह जो कि कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर है। कहाँ पे है? महानदी रिवर के बाद में। महानदी रिवर जहाँ पे महानदी नदी जो है ये आकर के जहाँ गिरती है। 1962 में इसे बनाया गया था, 1965 नोट
देखिए 66 में से प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था। 1962 से लेकर 65 तक ये उड़ीसा गवर्नमेंट के अंडर में ही था, उड़ीसा सरकार के अधीन था। 1965 के अंदर ये आया था भारत सरकार के अधीन, और 1966 में फिर इसे भारत का प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था। तो ये डेट में, ये सन में कंफ्यूज मत हो जाना। 1962 से 65 तक इसने काम, ये अंडर में था, अधीन था स्टेट गवर्नमेंट के, राज्य सरकार के। 1965 में ये अधीन गया, क्योंकि ये 12 जो मेजर पोर्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें भारत सरकार के अधीन है। ये जो बंदरगाह हैं ये भारत सरकार के अधीन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के। 1966 इसे भारत का प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था। जब आप मंत्रालय की साइट पे, मिनिस्ट्री की साइट पे जाते हैं, अगर आपका मन हो तो आप जाकर के देख भी सकते हैं वहाँ पे जहाँ मेजर पोर्ट्स लिखे गए हैं, उस मेजर पोर्ट्स में 11 पोर्ट दिए गए हैं, क्योंकि हमारे इन 12 बंदरगाहों में से एक बंदरगाह जो है वो है कंपनी के अधीन रजिस्टर्ड है वो बंदरगाह, तो इसीलिए तो प्रमुख बंदरगाह कितने हैं? 12 हैं। ठीक है, अब 1966 में इसे प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था। यह बंदरगाह आजादी के बाद पूर्वी तट पर बना पहला प्रमुख बंदरगाह था, इसीलिए बार बार क्या वर्ड यूज हो रहा है? मेजर, मेजर पोर्ट। आयरन ओर, आयरन और एल्यूमिनियम, लोह एस्क, यहां से हम हैंडलिंग क्या करते हैं? आयरन ओर का, आयरन और एल्यूमिनियम का। लोह एस्क जापान को भेजने के लिए इस पोर्ट का सबसे ज्यादा यूज हुआ है, पारादीप बंदरगाह का। अब हम बात कर लेते हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह की, जो कि कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में ये आपको दिखाई दे रहा है विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश। इस बंदरगाह को विजाग बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। स्टार लगाना, लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट, लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट, और डीपेस्ट पोर्ट है ये हमारे पूरे 12 बंदरगाहों में से, डीपेस्ट सबसे गहरा पोर्ट है। आउटर डॉक, इसके अंदर डॉक सिस्टम कितने हैं? 3 हैं, आउटर डॉक, इनर हार्बर और फिशिंग हार्बर। दिसंबर 1933 के अंदर इसे इनोग्रेटेड किया गया था बाय विलिंगटन फॉर कमर्शियल नेविगेशन। तो अंग्रेजों के समय में इसका इनोग्रेशन हो गया था। तो आज़ादी के बाद इसीलिए हमने क्या पढ़ा? कोलकाता भी पहले से था, विशाखापट्टनम भी था। हमने क्या डेवलप किया आज़ादी के बाद? पारादीप डेवलप किया। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, कि कौन सा ईस्टर्न कोस्ट पे आजादी के बाद भारत सरकार के द्वारा निर्माण किया गया पोर्ट था, या उस समय में राज्य सरकार के द्वारा, फिर वो राज्य सरकार के अधीन था, फिर उसे 12 मेजर पोर्ट में रख दिया गया, पारादीप पोर्ट को। अब यहाँ पे विशाखापट्टनम स्थल से घिरा हुआ है। ये पोर्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन या भौगोलिक स्थिति हम देखें तो ये इस तरह से कि ये 3 तरफ से घिरा हुआ पोर्ट है। यानी जब हम बात करते हैं उड़ीसा की तो हम बात करते हैं उत्कल तट की। उत्कल तट उसे क्यों कहा जाता है? ये शब्द संस्कृत का है। उत्कल का मतलब क्या होता है? झंझावत, बहुत ज्यादा थंडरस्टॉर्म, बहुत ज्यादा वहां पे तूफान आते हैं। किस पे? उत्कल तट पे। अब यहाँ पे, अब उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तो आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे जो कोस्ट लग रहा है, जो तट लग रहा है, तो ये जो पर्टिकुलर विशाखापट्टनम जो पोर्ट है, इस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता उन आंधी तूफान, उन थंडरस्टॉर्म का, क्योंकि ये 3 तरफ से, इसकी लोकेशन कुछ इस तरह से कि 3 तरफ से लैंड से घिरा हुआ है। तो विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है, ये स्थल से घिरा हुआ सबसे गहरा, सबसे डीपेस्ट और प्राकृतिक बंदरगाह है। विशाखापट्टनम इज द डीपेस्ट एंड मोस्ट नेचुरल हार्बर या पोर्ट सराउंडेड बाय लैंडलॉक्ड। डॉल्फिन नोज पहाड़ी जो है, इस पहाड़ी का नाम है डॉल्फिन नोज, दिखती वैसी है इसीलिए नाम रख दिया। डॉल्फिन नोज पहाड़ी जो है वो यहीं पे स्थित है। तो इस पहाड़ी के चलते भी बहुत ज़्यादा इसको सुविधा मिल जाती है कि पोर्ट जो है उतना तूफान, आंधी, झंझावतों से ये पोर्ट जो है वो बंद नहीं होता, ये खुला रहता है। लोह एस्क के निर्यात हेतु यहाँ एक बाहरी पोताश्रय का विकास भी किया गया है। आयरन और रॉ मटेरियल अमोनिया, फॉस्फोरिक एसिड की हैंडलिंग यहाँ से होती है। और कौन से स्टेट बेनिफिट लेते हैं? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, क्योंकि आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर बना है तो डेफिनेटली तेलंगाना भी, उड़ीसा भी, मध्य प्रदेश भी और छत्तीसगढ़ भी, ये यहाँ से बेनिफिट लेते हैं। हाँ, उड़ीसा में नो डाउट पारादीप पोर्ट भी है। अब हम बात करते हैं चेन्नई, तमिलनाडु। ये एक क्या है? आर्टिफिशियल, कृत्रिम बंदरगाह है। प्रमुख बंदरगाहों में तीसरा सबसे पुराना बंदरगाह है, 3rd ओल्डेस्ट पोर्ट। सबसे पुराना श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसका पुराना नाम था कोलकाता पोर्ट। 2nd ओल्डेस्ट कौन सा है? मुंबई पोर्ट है। और 3rd ओल्डेस्ट कौन सा है? चेन्नई पोर्ट है। गेटवे ऑफ साउथ इंडिया इस पोर्ट को कहा जाता है। लोकेशन आप देख पा रहे हैं, ये कामाराजार पोर्ट है यहाँ पे, और ये है चेन्नई पोर्ट।
इस चेन्नई पोर्ट के भार को कम करने के लिए कामाराजार पोर्ट को, जिसे एन्नोर पोर्ट भी कहा जाता है, इसको बनाया गया था। और यही वो पोर्ट है जो कि कंपनी एक्ट के अधीन है। जब आप मंत्रालय की मिनिस्ट्री की ऑफिशियल साइट पे जाते हैं, और कौन सी मिनिस्ट्री, अभी जस्ट स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि जो पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय है हमारा, पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री जो है, उसकी साइट पे आप जब जाते हैं तो मेजर पोर्ट्स के नीचे आपको 11 ही पोर्ट मिलते हैं। इसके अलावा 12वां पोर्ट कौन सा नहीं मिलता? कामाराजार, या इसे एन्नोर पोर्ट भी कहते हैं, ये नहीं मिलता वहां पे। क्यों? क्योंकि ये कंपनी एक्ट के अधीन है, इसीलिए। लेकिन ध्यान क्या रखना है, ये 12 मेजर पोर्ट्स के अंदर है। ये बात शायद 2 या 3 बार रिपीट हो गई है, तो आई होप कि इस फैक्ट को आप नहीं भूलोगे। अब यहाँ पे गेटवे ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है चेन्नई पोर्ट को। 3rd ओल्डेस्ट पोर्ट है हमारे देश का। यहाँ से ऑटोमोबाइल्स, आयरन ओर, कोल, फर्टिलाइजर, राइस, टेक्सटाइल और गुड्स को हैंडल किया जाता है। अब है कामाराजार बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह भी इसको कहा जाता है कामाराजार, तमिलनाडु में स्थित है, क्योंकि तमिलनाडु के तीनों ही पोर्ट इंपॉर्टेंट है। वीओ चिदम्बरम, जिसे तूतीकोरिन पोर्ट भी कहते हैं, इसके अलावा कामाराजार पोर्ट, जिसे एन्नोर पोर्ट भी कहा जाता है, इसके अलावा चेन्नई पोर्ट, तीनों पोर्ट इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि एकमात्र स्टेट जहां पे 3 मेजर पोर्ट्स जो हैं, 3 प्रमुख बंदरगाह स्थित हैं, तो इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कामाराजार पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, चेन्नई से लगभग 24 किलोमीटर नॉर्थ साइड में कोरोमंडल तट पर यह स्थित है। मार्च 1999 में बंदरगाह को भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 के तहत एक प्रमुख बंदरगाह घोषित किया था। इसे कब किया था? 1999 के अंदर, 1999 में। यह भारत का 12वां प्रमुख बंदरगाह है। भारत का पहला बंदरगाह है जो कि एक सार्वजनिक कंपनी है। कामाराजार बंदरगाह एकमात्र निगमीकृत प्रमुख बंदरगाह है और एक कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है। द कामाराजार पोर्ट इज द ओनली कॉर्पोरेटाइज्ड मेजर पोर्ट एंड रजिस्टर्ड एज ए कंपनी। यहां से हम कोल, आयरन ओर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और केमिकल्स की हैंडलिंग करते हैं, आयात निर्यात करते हैं। अब हम बात करते हैं 12 प्रमुख बंदरगाहों में से अंतिम बंदरगाह तूतीकोरिन बंदरगाह, जिसे यह है चिदम्बरनार पोर्ट, नॉट चिदम्बरम, यह है चिदम्बरनार पोर्ट। तूतीकोरिन बंदरगाह, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कितनी बार हमने इंडिया का मैप देखते समय मन्नार की खाड़ी को डिस्कस किया है। हमने रामेश्वरम को, धनुषकोडी को, मन्नार की खाड़ी को कितनी बार डिस्कस किया है ना। तो आई होप अब आपको तुरंत स्ट्राइक कर जानी चाहिए। यहाँ पे मैप में खुद से देखेंगे, हर बार क्लास में नहीं बताया जाएगा। कारण क्या है? अदरवाइज आप खुद से दिमाग लगाना ही नहीं चाहते फिर कि ये मन्नार की खाड़ी कहाँ है। बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में ये स्थित है। जुलाई 1974 में प्रमुख बंदरगाह इसको घोषित किया गया था। लोकेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये तो कन्याकुमारी दिखाई दे रहा है आपको। ये यहाँ पे है तूतीकोरिन पोर्ट, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। देखिए 2011 में स्वतंत्रता सेनानी वीओ चिदम्बरम ने चिदम्बरनार के नाम पर इस बंदरगाह का नाम बदला गया था। ये क्या थे? फ्रीडम फाइटर थे। मुख्य रूप से श्रीलंका के साथ व्यापार के लिए इसको काम में लिया जाता है। पर्ल फिशरी, जो तूतीकोरिन सिटी है उसे पर्ल सिटी भी कहा जाता है। यहाँ पे क्या होती है? पर्ल फिशरी होती है। देखिए सॉल्ट, शुगर, कोल, ऑयल, फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को यहाँ से हैंडल किया जाता है। और हैंडल का मतलब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि बंदरगाह आखिर जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमने डिस्कस किया है, जो मैप में लोकेशन देखी है, उनका इम्पोर्टेंस क्या है, कितने महत्वपूर्ण है ये किसी भी देश के सामाजिक। और ये ऑफिशियल साइट पे ही लिखा गया है, जिसको उठाया गया है यहाँ पे। किसी भी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए समुद्री परिवहन एक महत्वपूर्ण अवसंरचना होती है, जो कि एंशिएंट समय से ही चली आ रही है, प्राचीन समय से चली आ रही है। मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट इज ए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। पत्तन यानी बंदरगाह, पोत परिवहन यानी शिपिंग, और जलमार्ग, अच्छा यानी क्यों बता रहे हैं, तो मंत्रालय की बात हो रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग, द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, जो जलमार्ग मंत्रालय है, इसके कार्य क्षेत्र में नौवहन और पत्तन क्षेत्र आते हैं, जिसमें पोत निर्माण और पोत की मरम्मत, महापत्तन और अंतर्देशीय जलमार्ग, जो कि हमारे लिए फिर से इंपॉर्टेंट है। हम नेशनल वाटरवेज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले केवल 5 नेशनल वाटरवे पढ़ने होते थे, तो आपको अच्छा लगता था कि केवल 5 ही तो याद करनी है।
अब क्योंकि 106 और अनाउंस हो गए हैं तो टोटल जो नेशनल वाटरवे हैं वो हो गए 111, लेकिन उन 111 में से लगभग 25 ऐसे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पढ़ने। तो नेशनल वाटरवे को हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। आपको लग सकता है कि क्यों बढ़ गए, ये क्यों हमारे लिए फैक्ट बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन ये हमारे डेवलपमेंट में, ये हमारे लिए बहुत ही विकास के अंदर बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये एक तो बहुत सस्ती दर पे परिवहन हो जाता है, दूसरा एनवायरमेंट पे भी इंपैक्ट नहीं आता, तीसरा जो बार बार हम बात करते हैं कि क्रूड ऑयल के इंपोर्ट के नाते एक तो हमारा इंपोर्ट का बिल इतना बढ़ जाता है, तो जब हम इनका यूज करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारे इंपोर्ट पे भी इसका इंपैक्ट आएगा। और क्योंकि सस्ता परिवहन है और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है, किसके कंपैरिजन में, ऐसा नहीं कि इससे कोई प्रदूषण ही नहीं होता, इससे जो समुद्री जीव जंतु हैं उन पे इंपैक्ट ही नहीं आता, अगर हम सी रूट्स की बात करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम बात करें तुलना की, तो तुलनात्मक रूप से ये ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो पोत मरम्मत, महापत्तन और अंतर्देशीय जलमार्ग जिनको हम डिस्कस करेंगे, अंतर्देशीय जल परिवहन, ये सब शामिल हैं इसके अंदर, नेशनल वाटरवेज और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। तो ये किसके अधीन आते हैं, कौन से मंत्रालय के अधीन, तो मंत्रालय, मिनिस्ट्री आपको पता रहनी चाहिए, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत। उसी का काम है कि मेजर पोर्ट्स का डेवलपमेंट हो, उसी का काम है नेशनल वाटरवेज को बनाया जाए। इन सबके विकास के लिए कौन जिम्मेवार है, कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो ये मंत्रालय। देश में, हमारे कंट्री में 12 प्रमुख बंदरगाह हैं और 200 गैर प्रमुख नॉन मेजर पोर्ट्स हैं, छोटे बंदरगाह हैं बेसिकली, लेकिन उनमें से मुंद्रा पोर्ट जो कि प्राइवेट पोर्ट है, जो कि अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, ये APSEZ, ये है अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, इसके द्वारा हैंडल किया जाता है। प्राइवेट पोर्ट है, निजी बंदरगाह है, लेकिन बहुत ही कंटेनर में बिजिएस्ट पोर्ट है ये वाला। और क्योंकि बहुत बार न्यूज़ में आ भी जाता है, कुछ गलत कामों के नाते भी आ जाता है कि यहाँ से क्या कुछ ऐसे मादक पदार्थ पकड़े गए हैं जो कि नहीं आने चाहिए थे पोर्ट तक, तो इस नाते भी, क्योंकि बहुत बार जो न्यूज़ में चल रहे पोर्ट हैं, चाहे वो 12 मेजर पोर्ट में ना शामिल हों, लेकिन उसके बावजूद आपके लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन जब आपको 12 बंदरगाह पता हैं, इनके फैक्ट पता होते हैं, तो कोई एक नया बंदरगाह आपके इंफॉर्मेशन में आ जाए, आपको उसे ध्यान रखना पड़े, तो वो आपके लिए कोई टास्क नहीं रह जाता है। तो इसीलिए बेसिक्स आपके बहुत स्ट्रोंग होने चाहिए। अब यहाँ पे प्रमुख बंदरगाह शिपिंग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। किसके नियंत्रण में है, एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर हम देखें तो किसके कंट्रोल में है। सभी 12 प्रमुख बंदरगाह महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 के तहत शासित हैं। All the 12 major ports are governed under the Major Port Trust Act 1963। गैर प्रमुख बंदरगाह, जिसे अब चेंज किया जा रहा है, गैर प्रमुख बंदरगाह संबंधित राज्य समुद्री बोर्ड राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। इसीलिए आप वहां पे, जैसे ही मुंबई पोर्ट की बात आती है, तो वहां पे जब आप ऑफिशियल साइट पे भी जाते हो तो वहां पे महाराष्ट्र बोर्ड लिखा हुआ मिलता है आपको। सभी गैर प्रमुख बंदरगाह जो छोटे बंदरगाह हैं वो IPA अधिनियम 1908 के तहत ये गवर्न्ड होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इनका होता है। 200 गैर प्रमुख बंदरगाहों में से लगभग 65 पोर्ट्स ऐसे हैं जहां से कार्गो को संभाल रहे हैं, जो कि, और अन्य हैं पोर्ट लिमिट्स, यानी और भी छोटे हैं, वहां से केवल ट्रैवलर्स या फिर फिशरी इस तरह के काम होते हैं, जहां कोई कार्गो नहीं संभाला जाता और इनका उपयोग मछली को पकड़ने वाले जहाजों और छोटे घाटों के द्वारा खाड़ियों आदि में यात्रियों को लाने ले जाने के लिए किया जाता है। तो आपको लग सकता है ना कि 200 छोटे पोर्ट हैं, जिनमें से उनका यूज कितना ज्यादा होता होगा। जब हम 12 की बात कर रहे हैं तो फिर उनका भी तो बहुत ज्यादा यूज होगा। तो ऐसा नहीं है, इन 200 में से केवल 65 बंदरगाह ऐसे हैं जो कार्गो को संभाल रहे हैं, बाकी छोटा मोटा काम कर रहे हैं कि या तो वहां से फिशरी वाले जो जहाज हैं, जो मछली पकड़ने वाले जहाज हैं, वो आते हैं, या फिर वहां से यात्रियों को कहीं से कहीं तक लाया ले जाया जाता है। पोर्ट्स विंग मुख्य रूप से भारत के एक्जिम व्यापार को, ये इंपॉर्टेंट है, एक्जिम यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड को पूरा करने के लिए आवश्यक और पर्याप्त कार्गो हैंडलिंग क्षमता प्रदान करने के उद्देश्य से 12 प्रमुख बंदरगाहों के विकास के लिए जिम्मेदार है। पोर्ट्स विंग देश में बंदरगाह मात्रा के हिसाब से, ये वाला फैक्ट फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर हम इन बंदरगाहों को पढ़ क्यों रहे हैं, इनका इंपॉर्टेंस क्या है। तो हमारे कंट्री में, भारत के अंदर बंदरगाह मात्रा के हिसाब से लगभग 90% एक्सपोर्ट इंपोर्ट कार्गो और 70% वैल्यू के हिसाब से संभाल रहे हैं। इसका मतलब हमारे ट्रेड का लगभग 90% जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का 90% हैंडलिंग कहाँ से हो रही है, पोर्ट्स के थ्रू, बंदरगाहों के थ्रू हो रही है।
अब हम बात कर लेते हैं कि एक ऐसा पोर्ट है जो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। देखिए पहले तो इसे हम बड़े मैप में देखते हैं, ठीक है। मैप आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं लोकेशन देखना, कि लोकेशन के साथ साथ कोई फैक्ट याद करवा दे तो क्लास में मजे आ जाए, है ना। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये तो वो कराची जो पार्टीशन के बाद में चला गया पाकिस्तान के पास, और क्योंकि पाकिस्तान तो हमारे साथ बदमाशी करता ही रहता है, हाँ बिल्कुल, अब भारत आजकल मुंह तोड़ जवाब देता है पाकिस्तान का, है ना। आपने बहुत बार देखा भी होगा किस तरह से स्टेटमेंट रहते हैं हमारे विदेश मंत्री के भी। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये पहले तो हमारे ही पास था, ये वाला पूरा हिस्सा हमारे ही पास था, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि पार्टीशन के बाद ये कराची पोर्ट तो चला गया पाकिस्तान में, इसीलिए तो यहाँ पे कच्छ की खाड़ी में कांडला को हमारे पश्चिमी भारत के लिए बनाना पड़ा था, तो बनाया गया था, ठीक है। एक तो फैक्ट और क्लियर हो गया आपका। अब हम बात कर रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है ईरान, जो ब्लैक कलर से अब बाउंड्री बन रही है, ये है ईरान। अब ईरान बाउंड्री शेयर कर रहा है अफगानिस्तान के साथ में। अब भारत अफगानिस्तान के, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन किसी भी देश के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे हैं। अब अफगानिस्तान के, अब तालिबान आने के बाद हालांकि बीच में हमारे संबंध बहुत गड़बड़ा गए थे, लेकिन अभी वापस कुछ ठीक हो रहे हैं। लेकिन हम बात करें कि अफगानिस्तान में भारत को मदद करने के लिए बीच में कौन आ रहा है, यहाँ पे पाकिस्तान। तो किसी भी तरह की हेल्प, अब हेल्प ऐसा तो है नहीं कि हम बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे हेल्प करेंगे, यानी जिसकी दर बहुत ज़्यादा महंगी आए हमारे लिए, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या हम इन जलीय मार्गों का यूज़ करके अफगानिस्तान तक एक्सेस कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पे ये पाकिस्तान के पोर्ट, ये कराची पोर्ट भी पाकिस्तान तो कोई मदद करेगा नहीं, तो यहाँ पे चाबहार पोर्ट को, यहाँ पे तो आपको ग्वादर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे चाबहार पोर्ट को डेवलप करने के लिए भारत ने भी पैसा लगाया, और ये प्रोसेस जो है वो 2003 से ही स्टार्ट हो गया था। लेकिन हाँ, समय समय पे कभी ये मामला ठंडे बस्ते में गया, कभी भारत को लगा कि क्या ये जो इन्वेस्टमेंट हमने किया है, क्योंकि देखिए इन देशों के ऊपर पूरा पूरा प्रभाव रहता है अमेरिका का, है ना, वहाँ की पॉलिटिक्स का। तो जैसे ही वहाँ पे बराक ओबामा प्रेसिडेंट हैं तो सिनेरियो चेंज, जैसे ही ईरान पे सैंक्शन लगने की बात आती है, या फिर जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे प्रेसिडेंट बने, तो ऐसी सिचुएशन में जब जब ईरान पे सैंक्शन लगने जैसी सिचुएशन बनी, तो तब तब हमें पता है कि हमें लगा कि क्या हमारा इन्वेस्टमेंट एक गलत जगह हो गया क्या। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका रणनीतिक महत्व पहले भी था, आज भी है, इसीलिए यहाँ पे कंटिन्यूअस मैनर में काम चल रहा है। तो यहाँ पे इस पोर्ट के थ्रू, इस पोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, एक तो ये ईरान का एकमात्र पोर्ट है, तो ईरान ने पूरा का पूरा पोर्ट हमें नहीं दे रखा है। अब यहाँ पे इसको डेवलप क्यों कर रहा है भारत, ताकि भारत की इजी एक्सेस हो जाए। एक तो ये जो मध्य एशिया के देश हम कहते हैं, कौन कौन से हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अब आपको दिखाई भी दे रहे हैं, ये आपको तुर्कमेनिस्तान दिखाई दे रहा है, ये आपको उज्बेकिस्तान दिखाई दे रहा है, ये ताजिकिस्तान है, ये किर्गिस्तान है, और ये सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री आपको कि कजाकिस्तान दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये है उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान। अब मिडिल एशिया के, मध्य एशिया के देशों तक पहुंच बनाने में भी ये पोर्ट हमारा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अफगानिस्तान को हेल्प करने में भी, ये यहाँ पे आपको काबुल दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे ये एसेस भी हमारे लिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट, और इजी एसेस हमारा बन जाए। तो इसलिए भारत यहाँ पे चाबहार पोर्ट को यहाँ पे मदद कर रहा है बनाने के अंदर, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्रेन भी भिजवाई जा रही हैं। अब हम इस पोर्ट के बारे में जान लेते हैं कुछ फैक्ट्स। देखिए चाबहार पोर्ट कहाँ पे है, गल्फ ऑफ ओमान। अब यहाँ पे मैप को आप तसल्ली से इसे क्लियर कर देते हैं, आप तसल्ली से इसे रोक करके फिर देखेंगे तो गल्फ ऑफ ओमान आपको दिखाई दे रही है, ये रही गल्फ ऑफ ओमान, और ये ईरान आपको दिखाई दे रहा है, और ये हमारे भारत की स्थिति दिखाई दे रही है। अब ये हमारा कांडला पोर्ट, ये हमारा मुंबई पोर्ट, ये सीधी एसएस यहाँ से ये आपको दिखाई दे रही है। तो ये कहाँ पे स्थित है, गल्फ ऑफ ओमान में, ओमान की खाड़ी के अंदर। ईरान्स ओनली ओशियनिक पोर्ट, ईरान का एकमात्र बंदरगाह है ये। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है शाहिद बेहिश्ती, ये हमारे पास है, इसका जो डॉक कह लीजिए, इसका जो स्थान है, ये हमारे पास है चाबहार पोर्ट के अंदर। इसे क्या कहा जाता है, इसे गोल्डन गेट कहा जाता है। किसके लिए, भारत की मध्य एशिया तक पहुंच के लिए इसे गोल्डन गेट कहा जाता है, ठीक है। तो ये था चाबहार पोर्ट। अब हम एक क्विक रिवीजन करते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। देखिए यहाँ पे ये अब आपको मुंद्रा पोर्ट भी दिखाई दे रहा है। 12 मेजर पोर्ट्स में नहीं है मुंद्रा पोर्ट, लेकिन क्योंकि ये बिजिएस्ट पोर्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या है, प्राइवेट पोर्ट है, ये निजी बंदरगाह है। ये है मुंद्रा पोर्ट। एक हमने डिस्कस किया है 12 मेजर पोर्ट में कांडला पोर्ट को,
फिर मुंबई पोर्ट को, फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को, और कांडला नहीं, आपको दीनदयाल पोर्ट ही नाम ध्यान रखना है। हाँ, पुराना नाम भी आपको याद रहना चाहिए। इसके अलावा हमने डिस्कस किया है मरामागाओ पोर्ट को, हमने न्यू मंगलुरु पोर्ट को डिस्कस किया है, कोचीन को जो कि रानी है, इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जो कि राजा है अरब सागर का, ये है तूतीकोरिन पोर्ट जिसका नाम वीओ चिदम्बरम है, चिदम्बरनार है ना। चेन्नई जो कि आर्टिफिशियल पोर्ट है, एन्नोर, ये तीनों ही पोर्ट किसके अंदर है, तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम डॉल्फिन नोज पहाड़ी, इसको स्थल से ये तीन तरफ से घिरा होने के नाते जो तूफान आते हैं वो इसमें किसी तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर पाते। पारादीप पोर्ट महानदी से ध्यान रखना है। एकमात्र भारत का रिवराइन पोर्ट, ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जिसका पुराना नाम था कोलकाता पोर्ट। तो ये थे हमारे 12 प्रमुख बंदरगाह। क्यों जरूरी हैं, क्यों इंपॉर्टेंट हैं, ये बात भी हमने जानी। और एक हमने जाना कि स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो कि है चाबहार बंदरगाह। तो ये हमने बंदरगाह के बारे में आज जाना। आई होप मैप के थ्रू आपको याद भी बहुत आसानी से हो गए होंगे, आपने क्लास को खूब एंजॉय किया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।